Hello students, good morning all of you. Welcome to online classes in गायत्री स्कूल अर्निया। देखिए पिछले पार्ट 2 में हमने पढ़ा था इसमें द 7 As ऑफ मैन, इसके 5 स्टेंजा हमने कंप्लीट कर लिए थे, 5 स्टेंजा पढ़ लिए थे। जो आपका 5वां स्टेंजा था वो एक जस्टिस के रूप में बताया था आपको कि एक न्यायाधीश है वो क्या क्या रोल प्ले करता है अपनी लाइफ में, उसके बारे में आपको बताया था न्यायाधीश के बारे में। आज जो अपना स्ट्रेट जिसको स्टेंजा बोलते हैं 6 स्टेंजा, 6वां स्टेंजा पढ़ेंगे हम पोएम का। देखिए लिखिए स्टेंजा क्या है, देखिए लिखिए द 6th एज शिफ्ट्स। देखिए अपना जो स्टेंजा है ये कौन सा है, 6 वाला। द 6th एज शिफ्ट्स, फर्स्ट लाइन है इसकी, इनटू द लीन, इनटू द लीन एंड स्लीपर्ड पेंटालून, and slippered pantaloon with spectacles on nose and pouch on side, and pouch on side, his youthful hose, his youthful hose, well saved, a world too wide, for his shrunk shank and his big man in voice, and his big manly voice है, ये मैनी नहीं है, सॉरी, मैनली वॉइस कर लेना इसको। मैनली वॉइस टर्निंग again towards childish treble pipes and whistles in his sound, देखिए एक्सट्रैक्ट 6 है, ये 6वां स्टेंजा है आपकी। जो ये पोएम है द 7 As ऑफ मैन, मानव की 7 अवस्थाएं, बताया था किसके द्वारा कंपोज की गई ये पोएम, किसके द्वारा विरचित है, विलियम शेक्सपियर के द्वारा। तो देखिए 6वीं अवस्था है, विलियम शेक्सपियर के द्वारा ये रचित है। ये जो कविता है मैंने बताया था आपको पहले, विलियम शेक्सपियर के बारे में बताया था आपको। विलियम शेक्सपियर हैं, उसको बार्ड्स ऑफ एवन की श्रेणी में आते हैं। ये क्वेश्चन आप याद रखिएगा, बार्ड्स ऑफ एवन बताया हुआ आपको, बार्ड्स ऑफ एवन की श्रेणी में आते हैं। अब देखिए इसमें 6th एज मतलब व्याख्या करेंगे हम इसकी।
जो स्टेंजा है। देखिए सिक्स्थ एज, इसको सिक्स्थ एज का मतलब आप जानते हो छठी अवस्था। कौन सी अवस्था पढ़ रहे हैं हम? सिक्स्थ एज पढ़ रहे हैं। शिफ्ट से यानी यहां अर्थ हुआ इसका स्थानांतरित, स्थानांतरित कर देती है। एस लगा हुआ ना इसमें, तो छठी अवस्था है वो शिफ्ट कर देती, स्थानांतरित कर देती इनटू लीन, इनटू लीन। देखिए लीन का मतलब होता है पतला। एंड स्लीपर्ड पेंटालून, स्लीपर्ड, स्लीपर्ड का मतलब वही है चप्पले पहने हुए। क्या हो जाएगा इसका मतलब स्लीपर्ड का? चप्पले पहने हुए। पेंटालून देखिए बुढ़ापा होता है। क्या होता है? बुढ़ापा। स्पेक्टेकल्स जानते हो? स्पेक्टेकल्स का मतलब है चश्मा। ऑन नोज यानी नाक पर, नोज का मतलब समझते हो, नाक पर। अब देखिए ये वर्ड है पाउच, मतलब इसको बोलेंगे हम लटकी हुई चमड़ी, पाउच। ऑन साइड यानी की तरफ। हिज यूथफुल होज, हिज यूथफुल होज। होज किसको बोलेंगे? देखिए ये जुराब होते हैं जिनको आप मोजे बोलते हो। होज मतलब घुटनों तक के जुराब, समझना इसको। घुटनों तक के जुराब, जुराब होते हैं उनको होज बोलते हैं, समझ गए? वेल सेव्ड ए वर्ड टू वाइड, वर्ल्ड सेव ए वर्ल्ड, टू वाइड फॉर इज श्रंक सेंग। देखिए दो वर्ड आए हैं, श्रंक और सेंग। देखिए सेंग का मतलब है टांगे और श्रंक का इसका मतलब है सिकुड़ी हुई, सिकुड़ी हुई। फिर देखिए बिग मैनली वॉइस, भारी मर्दानी आवाज। क्या हो जाएगी? भारी मर्दानी आवाज। टर्निंग अगेंस्ट टुवार्ड्स चाइल्डिश, टर्निंग अगेन टुवार्ड्स चाइल्डिश ट्रेबल पाइप से। देखिए ट्रेबल पाइप्स इसको बोलेंगे हम जो ऊंची पतली आवाज होती है, ऊंची पतली आवाज, ट्रेबल पाइप्स। एंड विसल्स का मतलब होता है, आप जानते हो विसल, सीटी बजती है। प्रेजेंट सिंपल में लिखा हुआ है ये। इन इज साउंड यानी साउंड का मतलब वो ध्वनि, लिख लो आप। साउंड का मतलब क्या है? ध्वनि। तो ये अपना छठवां स्टेंजा है। कौन सा स्टेंजा है? छठवां स्टेंजा है। अब इसको हम, थोड़ा बड़ा भी है ये, तो इसको ध्यान से पढ़ोगे आप। एक बार आप क्या करोगे, इसको पढ़ो, देखिए उतार लो, नोट कर लो एक बार। जो भी ये जो मैंने हिंदी में अर्थ लिखा है उस अर्थ को उतार लीजिए आप, और फिर इसका अर्थ बताता हूं मैं, समेकित अर्थ बताता हूं। उतार लो इसको। अब देखिए जो सिक्स्थ एज है, शिफ्ट से इनटू द लीन एंड स्लीपर्ड पेंटालून विथ स्पेक्टेकल्स ऑन नोज एंड पाउच ऑन साइड। समझना इसको,
उतार लिया होगा कि जो व्यक्ति की सिक्स्थ एज है, छठी अवस्था है, शिफ्ट यानी बदल देती है, स्थानांतरित कर देती है इनटू द लीन एंड स्लीपर्ड पेंटालून, इनटू द लीन एंड स्लीपर्ड पेंटालून, मतलब एक लीन यानी दुबला पतला एंड स्लीपर्ड पेंटालून और एक चप्पलें पहने हुए बूढ़े व्यक्ति के रूप में क्या कर देती है, स्थानांतरित कर देती है। बुढ़ापे के जो बुढ़ापा होता है एक प्रकार से, समझ गए, तो बूढ़े व्यक्ति के रूप में होती है ये, समझ गए। तो इसको हम बोल सकते हैं एन ओल्ड एज, क्या बोलेंगे, जो सिक्स्थ एज है इसको क्या बोलेंगे, एन ओल्ड एज, मतलब एन ओल्ड एज जिसको बोलेंगे वृद्धावस्था, क्या बोलेंगे, वृद्धावस्था। तो क्वेश्चन यही है, आपको पूछ ले कि छठी अवस्था कौन सी है भाई, तो एन ओल्ड एज के रूप में है, मतलब वृद्धावस्था के रूप में है। तो ये कह रहा है यहाँ पर इन द सिक्स्थ एज शिफ्ट्स, मतलब छठी अवस्था व्यक्ति को क्या कर देती है, बदल देती है इनटू द लीन, दुबले पतले व्यक्ति के रूप में, एंड स्लीपर्ड पेंटालून, और वह चप्पलें पहने हुए होता है, चप्पलें पहने हुए चलता है एक बूढ़े व्यक्ति के रूप में, विद स्पेक्टेकल्स ऑन नोज, और नाक पर चश्मा लग जाता है उसके, क्या लग जाते हैं, स्पेक्टेकल्स, गोगल्स, मतलब जिसको बोलते हैं चश्मा, तो नाक पर क्या लग जाता है उसके, चश्मा लग जाता है, एंड पाउच ऑन साइड, और एंड पाउच ऑन साइड, और जो बगल की ढीली चमड़ी है, और जो बगल की जो ढीली चमड़ी है वो क्या हो जाती है, लटक जाती है। पाउच किसको बोलेंगे, लटकी हुई चमड़ी। तो उसके नाक पर स्पेक्टेकल्स लग जाता है, चश्मा लग जाता है, एंड पाउच ऑन साइड, और एक तरफ मतलब उसकी चमड़ी है वो लटक जाती है। हिज यूथफुल होज वेल सेव्ड ए वर्ल्ड टू वाइड, देखिए ए वर्ल्ड टू वाइड, तो हिज यूथफुल होज वेल, मतलब वो क्या करते हैं कि जो मोजे पहनता है वो घुटनों तक पहनता है, कहां तक पहनता है, घुटनों तक आने वाली जुराबें पहनता है। होज का मतलब अभी बताया आपको, इसको हम व्याख्या के रूप में बोल सकते हैं कि मतलब कि जो जवानी में क्या करता था व्यक्ति, जो संभाल करके अपनी जुराब रखी हुई थी, समझ गए, जवानी में पहने जाने वाली जो उसकी क्या थी, होज थी, मतलब जो जुराबें थी वो क्या हो गई, होज थी, जुराबें हैं, वो अब घुटनों तक क्या आ गई, कहां तक आने लग गई, घुटनों तक। तो होज का मतलब बताया अभी आपको, घुटनों तक आने वाली जो जुराब होती है उसको बोलते हैं होज। तो वेल सेव्ड यानी जो बचाई हुई, अच्छी तरह से बचा करके सुरक्षित रखी हुई, ए वर्ल्ड टू वाइड मतलब विस्तृत रूप से रखी हुई। देखिए यहाँ पर जो वर्ल्ड मीनिंग है ए वर्ल्ड है, और ए वर्ल्ड का मतलब है यहाँ पर, आप संसार मत समझ जाना, बहुत अधिक, क्या मतलब है ए वर्ल्ड का मतलब, बहुत अधिक, मैंने यहाँ लिख दिया है, पोइम है ये, वर्ड अलग अलग प्रकार से आएंगे इसमें। तो ए वर्ल्ड टू वाइड, समझ गए, बहुत अधिक विस्तृत। तो यही कहने का मतलब, इस लाइन का मतलब यही है कि जो जवानी में जो उसने वेल सेव्ड मतलब अच्छी तरह से जो जुराबें सुरक्षित कर रखी थी वो क्या हो जाती हैं, घुटनों तक आने लग जाती हैं, घुटनों तक की जो जुराब हैं वो घुटनों तक आने लग जाती हैं, इतनी क्या हो जाती हैं, वो विस्तृत हो जाती हैं, बहुत अधिक वाइड हो जाती हैं, मतलब इतनी चौड़ी हो जाती हैं। आगे देखिए, फॉर इज श्रंक शेंक, उसकी सिकड़ी हुई टांगों में, उसकी जो टांगे हैं वो क्या हो जाती हैं, सिकुड़ जाती हैं, टांगे क्या हो जाती हैं इसमें, श्रंक शेंक मतलब सिकुड़ जाती हैं उसकी। अब देखिए, एंड इज बिग मैनली वॉइस, और उसकी जो भारी मर्दानी आवाज है, ये लिखा हुआ है बिग मैनली वॉइस मतलब जो भारी मर्दानी आवाज है, एंड हिज बिग मैनली वॉइस, और उसकी भारी जो मर्दानी आवाज है, टर्निंग अगेन टुवार्ड्स, टर्निंग अगेन टुवार्ड्स मतलब फिर से बदल जाती है, चाइल्डिश ट्रेबल पाइप से, जो उसकी ऊंची पतली आवाज हो जाती है, मतलब चाइल्डिश बचपन के रूप में बदल जाती है। जैसे बच्चे की आवाज होती है वैसे ही क्या है, बुढ़ापे में बूढ़े व्यक्ति की जो आवाज है वो क्या हो जाती है, टर्निंग मतलब बदल जाती है। एंड विसल्स इन इज साउंड, और उसकी ध्वनि में ऐसा लगता है कि जैसे सीटी बजती हो, जब वो बोलता है मतलब साउंड करता है तो ऐसा लगता है जैसे क्या बोलता हो, ध्वनि करता हो, आवाज निकालता हो। तो ये था अपना 6 स्टेंजा। देखिए एक बार फिर से समझ लेते हैं इसको।
एक एक लाइन पर ध्यान देना। पहले आप ऐसे कर लो, इसको नोट कर लो, एक बार उतार लो, आप समझ गए। फिर एक बार फिर से मैं इसका अर्थ बताता हूं आपको। देखिए इससे क्या क्वेश्चन बन सकता है, मैं क्वेश्चन की बात कर रहा हूं अभी। इससे जो ये जो छठवां आपका स्टेंजा, इससे क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। तो विच एज इज डिस्कस्ड हियर, मतलब यहां पर कौन सी अवस्था की चर्चा की गई है। तो क्या आंसर दोगे आप, कौन सी अवस्था की चर्चा यहां पर की गई। द सिक्स्थ एज, क्या आंसर दोगे। द सिक्स्थ एज, छठी अवस्था। दैट इज एन ओल्ड एज, बताया था पहले, दैट इज एन ओल्ड एज, जो क्या है, वृद्धावस्था है एक प्रकार से। इज डिस्कस्ड हियर, यहां पर इसकी चर्चा की गई है। तो ये तो फर्स्ट क्वेश्चन है। नंबर 2 क्वेश्चन इस स्टेंजा से आ सकता है, क्या आ सकता है, देखिए मेंशन द फीचर्स, मेंशन द फीचर्स ऑफ एन ओल्ड मैन, मतलब एक वृद्ध व्यक्ति की जो विशेषताएं हैं, फीचर्स हैं, वो बतानी है आपको। मेंशन द एन ओल्ड मैन फीचर्स, या मेंशन द फीचर्स ऑफ एन ओल्ड मैन, मतलब एक व्यक्ति की फीचर्स की, मतलब जो विशेषताएं हैं उनका वर्णन करना है, मेंशन करना है। तो व्यक्ति की, बूढ़े व्यक्ति की विशेषताएं बताई गई हैं, इसमें क्या होता है वो। तो ए इसमें लिख सकते हो, एन ओल्ड मैन हैज स्पेक्टेकल्स ऑन नोज, मतलब नाक पर क्या रखता है वो, चश्मा रखता है। नाक पर क्या रखता है, चश्मा रखता है। एंड पाउच ऑन साइड, एंड पाउच ऑन साइड, और उसकी जो एक तरफ की चमड़ी है वो लटक जाती है उसकी। ही हैज श्रंक शेंक, ही हैज श्रंक शेंक, ऐसे इस प्रकार से लिख सकते हो। इसमें आपके सामने है, श्रंक शेंक कभी आया था, ये रहा। ही हैज श्रंक शेंक, मतलब वो क्या कर सकता है, ये ही हैज श्रंक शेंक, उसकी जो टांगे हैं वो सिकुड़ जाती हैं, क्या हो जाती हैं, सिकुड़ जाती हैं। एंड इज बिग मैनली वॉइस, बस ये करना है। और उसकी आवाज क्या हो जाती है, भारी मर्दानी आवाज है। वो टर्निंग हो जाती है, अगेन पूरा लिखो, चाइल्डिश, टुवर्ड्स चाइल्डिश, मतलब बचपन की तरफ लौट जाती है। ट्रेबल पाइप्स का मतलब जो ऊंची पतली आवाज है वो बच्चे के रूप में क्या है, या भारी मर्दानी आवाज है, वो बच्चे की आवाज बन जाती है उसकी। और जब वो बोलता है तो क्या, सीटी बजने लगती है। तो ये था आपका स्टेंजा 6। एक बार फिर से इसका अर्थ समझ लो। तो 2 क्वेश्चन बता दिए मैंने आपको। एक तो ओल्ड मैन्स फीचर्स, मतलब वृद्ध व्यक्ति की विशेषताएं, और दूसरा क्वेश्चन क्या था कि कौन सी जो अवस्था है, सिक्स्थ एज के बारे में बताया, शिफ्ट की गई है यहां पर। अब देखिए समझिए इसको, द सिक्स्थ एज शिफ्ट्स इनटू द लीन एंड स्लीपर पेंटालून, मतलब जो छठी अवस्था है वो व्यक्ति को बूढ़ापे में बदल देती है। जो चप्पलें पहने हुए व्यक्ति चलता है और उसकी जो दुबला पतला हो जाता है, क्या हो जाता है, दुबला पतला, लीन हो जाता है। और उसकी नाक पर क्या हो जाता है, चश्मा चढ़ जाता है, विथ स्पेक्टेकल्स ऑन नोज, और उसके नाक पर चश्मा लग जाता है। एंड पाउच ऑन साइड, और अभी बताया पाउच ऑन साइड, एक तरफ की जो चमड़ी है बगल की वो क्या हो है, लटक जाती है। हिज यूथफुल होज, और उसके जो घुटनों तक के जुराब पहनने लग जाते हैं, जो उसने अपनी जवानी में बचा करके सुरक्षित रखे हुए थे, जो मोजे थे, समझ गए, वो जवानी में बचा करके रखे थे। फॉर इज श्रंक शेंक, और जो उसकी सिकुड़ी हुई टांगे हैं उनमें वो पहनता है, मतलब उसकी टांगे सिकुड़ जाती हैं, कभी ऐसा वर्णन कर रहा है यहाँ पर। एंड हिज बिग मैनली वॉइस, और उसकी आवाज है वो मर्दानी आवाज है, वो बदल जाती है चाइल्डिश में, मतलब बचपन में, बचपन की तरह बदल जाती है। ट्रेबल पाइप्स अभी बताया, ऊंची पतली आवाज हो जाती है उसकी। एंड विसल्स इन इज साउंड, और जब वह बोलता है
तो सीटी बजती है, ऐसा प्रतीत होता है। तो वृद्धावस्था का कवि ने यहाँ पर शानदार चित्रण किया है, समझ गए। केवल ये वृद्धावस्था की अवस्था है छठी अवस्था, समझ गए। उतार लीजिए, नोट कर लीजिए इसको, फिर अगली अवस्था पर चलते हैं। नोट कर लो इसको, एक एक वर्ड मीनिंग का अर्थ याद होना चाहिए आपको इसमें जो मैंने लिखा है। तो ये छठी अवस्था है, बुढ़ापे के बारे में बताया यहाँ पर कवि ने। जो विलियम शेक्सपियर हैं उन्होंने बुढ़ापे के बारे में यहाँ पर वर्णन किया है कि बुढ़ापा कैसा होता है व्यक्ति का, उसकी फीचर्स का वर्णन किया है, फीचर्स को मेंशन किया है, उसकी विशेषताओं का वर्णन किया है कि बुढ़ापे में क्या क्या हो जाता है। तो ये सब आपको बता दिया। अब देखिए 7 स्टेंजा 7, ये लास्ट स्टेंजा है इस पोइम का। देखिए स्टेंजा 7 लास्ट स्टेंजा है अपनी पोइम का। लिखिए इसमें लास्ट सीन ऑफ ऑल, लिखिए लास्ट सीन ऑफ ऑल, लास्ट सीन ऑफ ऑल, द एंड्स इज स्ट्रेंज, द एंड्स इज स्ट्रेंज, the ends is strange, eventful history, eventful history, eventful history is second childness, is second childishness, childishness, its second childishness and more oblivion, and more oblivion, and more oblivion है ये, हाँ oblivion ही है, and more oblivion, and more oblivion, sense teeth, sense teeth, sense eyes, sense eyes, sense taste, sense taste, sense everything, sense everything, फुल स्टॉप। देखिए ये 6वां स्टेंजा है आपकी पोइम में। अब ये 7वां स्टेंजा, सॉरी कौन सा स्टेंजा है, 7, जो 7वां स्टेंजा है वो है लास्ट स्टेंजा है ये। अब आपको पता है लास्ट जो एज होती है व्यक्ति की, समझ गए, लास्ट में मतलब 7वीं जो अवस्था बताइए उसमें क्या हो जाता है, ये कवि यहाँ पर बताएगा आपको। तो विलियम शेक्सपियर हैं वो 7वीं अवस्था का वर्णन करेंगे यहाँ पर। तो पढ़ने से पहले थोड़ा सा वर्ड मीनिंग्स पर फोकस करें आप। देखिए इवेंटफुल का मतलब है घटना से पूर्ण, घटना से पूर्ण, समझ गए। इवेंटफुल का मतलब क्या है, घटना से पूर्ण। अब देखिए हिस्ट्री, हिस्ट्री का मतलब है यहाँ पर लाइफ हिस्ट्री, जीवन इतिहास, जीवन इतिहास, लाइफ हिस्ट्री है। उतारिए एक बार आप इसको। लाइफ हिस्ट्री का मतलब वैसे इतिहास होता है यहाँ, लेकिन यहाँ पर जीवन का इतिहास हो जाएगा। किसका इतिहास हो जाएगा, जीवन का इतिहास। तो जीवन के इतिहास से यहाँ पर हिस्ट्री का मतलब
तो घटना से पूर्ण जीवन ये इवेंटफुल है। ये दो इवेंटफुल का मतलब घटना से पूर्ण, हिस्ट्री का मतलब क्या है? जीवन इतिहास। आगे देखिए, द एंड्स इज, ये बता दिया आपको, द एंड्स इज स्ट्रेंज। एंड्स मतलब अंतिम, एंड्स का मतलब क्या है? अंतिम। स्ट्रेंज यानी अजीब या विचित्र बोल सकते हो आप इसको, अजीब या विचित्र। फिर देखिए सेकेंड चाइल्डिशनेस, चाइल्डिशनेस का मतलब बचपन, और सेकेंड का मतलब क्या है? दूसरा। क्या मतलब है? दूसरा। चाइल्डिशनेस बचपन, ओब्लिवियन विस्मृति। ओब्लिवियन का मतलब क्या है? विस्मृति। और ये जो सेंस वर्ड आ रहा है इसका मतलब है बिना, जैसे यहां भी आ रहा है ये बिना, समझ गए? तो ये छोटा ही है। अब जो 7 जो स्टेंजा है इसके बारे में पढ़ेंगे हम। देखिए लास्ट सीन मतलब जो अंतिम दृश्य है, कवि आपको बता रहा है अवस्था है। ऑफ ऑल मतलब सभी का, ऑफ ऑल यानी सभी का, एंड्स कर देने वाली विचित्र घटनाओं से परिपूर्ण जीवन का अंत कर देने वाली अवस्था होती है। इस सेकेंड चाइल्डनेस जिसको दूसरा बचपन कहा जाता है, क्या कहा जाता है? बचपन कहा जाता है। एंड मोर ओब्लिवियन, एंड मोर ओब्लिवियन तथा एंड मोर ओब्लिवियन यानी विस्मृति की, जो विस्मृति है उसकी स्थिति। सेंस टीथ यानी बिना दांतों के, सेंस आईज बिना आंखों के, सेंस टेस्ट और बिना स्वाद के, सेंस एवरीथिंग और सब कुछ के बिना व्यक्ति रह जाता है। अब देखिए डिस्कस करते हैं, चर्चा करते हैं इस पर। लास्ट सीन ऑफ ऑल द एंड्स इज स्ट्रेंज इवेंटफुल हिस्ट्री। इवेंटफुल हिस्ट्री इज सेकेंड चाइल्डनेस एंड मोर ओब्लिवियन। लास्ट सीन ऑफ ऑल मतलब जो अंतिम अवस्था है उसके लिए लास्ट सीन आ रहे हैं। अंतिम अवस्था है वो हर प्रकार से जीवन के जो अजीब और घटना से पूर्ण, जो अपना जीवन है अजीब है और घटना से पूर्ण, जिसको इवेंटफुल बोलते हैं, घटना से परिपूर्ण जो अपना जीवन इतिहास है उसका क्या कर देती है? अंत कर देती है, जो लास्ट अवस्था है। समझ गए? इसको ही सेकेंड चाइल्डनेस कहा जाता है, मतलब इसको दूसरा बचपन कहा जाता है। एंड मोर ओब्लिवियन और विस्मृति की स्थिति बन जाती है, मतलब व्यक्ति को याद नहीं रहता है, कुछ भी याद नहीं रहता है, उसकी मेमोरी है वो क्या वीक हो जाती है। क्या हो जाती है? वीक हो जाती है, उसकी याददाश्त चली जाती है, तो विस्मृति की स्थिति बन जाती है, जो 7 अवस्थाएं हैं। और सेकेंड चाइल्डिशनेस क्यों कहा है इसको, दूसरा बचपन क्यों कहा है विलियम शेक्सपियर ने? तो ये भी देखिए, क्योंकि जैसे बचपन में व्यक्ति के जो दांत, मतलब जो छोटा बच्चा होता है एक प्रकार से, समझ गए, तो उसके बिना दांतों के होता है, आपको पता है दांत नहीं होते, उसकी आंखें भी इतनी, मतलब आंखों से भी कमज़ोर हो जाता है, और उसको जैसे बच्चे को किसी स्वाद का, टेस्ट का पता नहीं लगता। इस प्रकार से मतलब दूसरा एक बचपन ही हो जाता है व्यक्ति का। समझ गए? जो सेकंड चाइल्डनेस है उसी का नाम क्या है? 7वीं अवस्था है। समझ गए? मतलब दूसरा बचपन हो जाता है जब व्यक्ति क्या है? 7वीं अवस्था में चला जाता है, जब उसके जीवन के इतिहास का क्या हो जाता है? अंत हो जाता है। क्या हो जाता है? अंत हो जाता है जीवन के इतिहास का, घटना से परिपूर्ण, मतलब कि इवेंटफुल हिस्ट्री है उसका एंड हो जाता है, और विचित्र रूप से क्या हो जाता है? एंड हो जाता है। तो उसका दूसरा बचपन आता है, एक प्रकार से क्या आता है? दूसरा चाइल्डिशनेस आता है, मतलब बचपन आता है। एंड मोर ओब्लिवियन मतलब और विस्मृति की स्थिति, अभी बताया आपको कि उसको जैसे मेमोरी है उसकी क्या हो जाती है? वीक हो जाती है, विस्मृति की स्थिति बन जाती है, और बिना दांतों, आँखों और बिना स्वाद वाला वो हो जाता है। टेस्ट का मतलब जीभ से भी हो सकता है यहाँ पर, और मतलब जीभ से उसको कोई किसी प्रकार का, जैसे बच्चे को स्वाद का पता नहीं लगता, उस प्रकार से
इसको भी क्या नहीं होता, स्वाद का पता नहीं लगता। तो इसीलिए इस अवस्था को सेकंड चाइल्डिशनेस कहा है। समझ गए? जो छठी अवस्था है इसको क्या कहा है? सेकंड चाइल्डिशनेस कहा है। आप उतार लीजिए, एक एक वर्ड मीनिंग मैंने आपको बता दी। फिर इस पर क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं, कौन से क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं इससे, कौन कौन से क्वेश्चन निकल सकते हैं इस स्टेंजा से। उतार लीजिए, एक बार नोट कर लीजिए। देखिए इसमें क्वेश्चन यही है कि जो ये लास्ट लाइन दिखाई दे रही है आपको, सेंस टीथ, सेंस आइज, सेंस टेस्ट, सेंस एवरीथिंग, ये पैथेटिक लाइन है। तो इसमें आप लिख सकते हो दिस इज द पैथेटिक लाइन, मतलब ये क्या है? पैथेटिक पंक्ति है। दिस लाइन कौन सी है? पंक्ति कौन सी है? पैथेटिक। पैथेटिक का मतलब होता है निराशापूर्ण, निराशापूर्ण। अब ये पैथेटिक लाइन है, ये जो स्टेंजा की या पोएम की जो लास्ट की लाइन है वो क्या है? पैथेटिक लाइन है, निराशापूर्ण पंक्ति है। निराशा को व्यक्त किया गया है इसमें कि व्यक्ति क्या हो जाता है लास्ट में, बिना दांतों के, इससे व्यक्ति निराश हो जाता है, इसलिए इसको पैथेटिक लाइन बोलेंगे। तो ये जो लास्ट लाइन है दिस इज द पैथेटिक लाइन, मतलब ये निराशापूर्ण लाइन है, जिसको आप बोल सकते हो दयनीय मतलब दया करने वाली। पैथेटिक समझ गए? दयनीय भी होता है पैथेटिक का मतलब, या निराशापूर्ण। तो यहाँ पर निराशापूर्ण ही कर लेना आप, समझ गए? तो दिस इज द पैथेटिक लाइन, आपको इस प्रकार से याद करना है। तो आपको पूछ सकता है कि इस स्टेंजा में पैथेटिक लाइन कौन सी है? तो ये जो लास्ट की लाइन है ये क्या है? पैथेटिक लाइन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन बन गया ना। अभी बताया था कि क्वेश्चंस पर चर्चा करेंगे, तो क्वेश्चंस पर चर्चा कर ली कि ये लाइन है वो क्या है? पैथेटिक लाइन है, निराशापूर्ण है। फिर इसमें क्या हो सकता है? लास्ट क्वेश्चन ये बन सकता है कि ड्रा द लास्ट एज ऑफ ए मैन, मतलब मानव की जो अंतिम अवस्था है उसको ड्रा करो, आप उसको चित्रित करो, उसके बारे में बताओ। तो मानव की जो लास्ट अवस्था बता दी आपको, लास्ट अवस्था वो क्या कहा जाता है? सेकंड चाइल्डिशनेस, अभी बताया, समझ गए? तो इसको आपको क्या करना है? बताना है। जो तो इसमें फर्स्ट लाइन क्या लिखोगे? यही चित्रित करना है कि द लास्ट एज इज द सेकंड चाइल्डिशनेस, द लास्ट एज इज द सेकंड चाइल्डिशनेस, मतलब जो अंतिम अवस्था है वो दूसरा बचपन है। कवि ने बताया यहाँ पर, अभी बता दिया आपको, तो इसको चित्रित कर रहे हो। फिर आगे लिख सकते हो ही डज नॉट हैव टीथ, ही डज नॉट हैव टीथ, मतलब उसके दांत नहीं होते अंतिम अवस्था में। क्या नहीं होते हैं? दांत नहीं होते हैं। हिज विजन इज वेरी वीक, मतलब उसकी जो दृष्टि है वो क्या हो जाती है? कमजोर हो जाती है। आप ऐसे भी लिख सकते हो कि आप सेंस आइज का मतलब क्या है? कोई आंखें चली थोड़ी जाती है उसकी, मतलब जो उसकी दृष्टि है वो विजन, समझ गए? वीक विजन, यहाँ लिख देता हूँ मैं, ये रहा सेंस आइज मतलब वीक विजन, इसको समझना आप, मतलब उसकी दृष्टि है वो कमज़ोर हो जाती है, विजन है वो वीक हो जाती है। ऐसा वर्णन करना है आपको। ही कैन नॉट इंजॉय डिशेज, और भोजन का जो स्वाद है उसका वो आनंद नहीं ले पाता। अभी बताया सेंस टीथ का मतलब, और सब कुछ क्या कर देता है? वो खो देता है। एंड ही कैन नॉट डू एवरीथिंग, समझ गए? एंड ही कैन नॉट डू एवरीथिंग, वह कुछ नहीं कर पाता है। तो इस प्रकार से इसका जो सातवीं अवस्था है जिसके बारे में हमने पढ़ा, दोनों क्वेश्चंस बता दिए मैंने। दो क्वेश्चंस इस प्रकार से आ सकते हैं, पैथेटिक लाइन वाला, और आपको बताया
कि द लास्ट एज इज द सेकेंड चाइल्डिशनेस, मतलब अंतिम अवस्था दूसरा बचपन होता है। अंतिम अवस्था कौन, एक प्रकार से दूसरा क्या होता है, बचपन होता है। तो नोट कर लो आप इसको। नोट कर लीजिए आप इसको, फिर आगे चलते हैं। अब आगे देखिए, मैंने कहा था आपको कि रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन करना बताऊंगा मैं आपको। अब पढ़ते हैं हम इसके रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन करना, व्याख्या करना। देखिए, व्याख्या करना, एक्सप्लेनेशन करना सीखेंगे अब हम। देखिए, मैंने बताया था आपको रेफरेंस। अब मान लीजिए रेफरेंस करना बताया था आपको, किस प्रकार से रेफरेंस लिखते हैं हम, समझ गए। तो रेफरेंस के लिए लिखोगे आप, लिखिए इसमें आप रेफरेंस कैसे लिखोगे। These lines have been taken from the poem The Seven As of Men। The Seven As of Men, फिर इसके आगे लगा हुआ बाई कंपोज्ड विलियम शेक्सपियर, बाई कंपोज्ड विलियम शेक्सपियर। अब देखिए, समझना रेफरेंस कैसे तैयार करते हैं। कोई भी स्टेंजा आ जाए किसी भी पोइम का, तो उसका रेफरेंस किस प्रकार से हम लिखेंगे। रेफरेंस का मतलब बताया था आपको, संदर्भ होता है। क्या होता है, संदर्भ। जैसे मान लीजिए आपका इस पोइम का पहला स्टेंजा है, कौन सा स्टेंजा है, पहला स्टेंजा जो मैंने बताया था आपको, समझ गए, उसका ही रेफरेंस कर रहे हो आप, समझ गए। तो रेफरेंस में मुख्यतः मेनली टू थिंग्स आपको पता होना चाहिए, दो बातें आपको मेनली पता होनी चाहिए कि इसमें एक तो आपको पोइट का नेम याद होना चाहिए और एक पोइम का नेम, मतलब कविता का नाम और कवि का नाम। फिर आप आसानी से कर दोगे। किसी भी स्टेंजा की आप क्या करोगे, कोई भी स्टेंजा जाए उसका अगर आप रेफरेंस देते हो तो दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोइम, समझ गए। मतलब ये जो पंक्तियां हैं वो कहाँ से ली गई हैं, इस कविता से ली गई हैं। अब ये कविता का नेम आगे इन्वर्टेड कोमा में लिख दो,
द 7 एस ओपन कविता का नाम आ गया, इसके बाद में ये वर्ड जोड़ देते हैं बाई कंपोज्ड, मतलब किसके द्वारा लिखी गई है, किसके द्वारा रचित है, विलियम शेक्सपियर। ये क्या है, पोइट का नेम, समझ गए। तो ये तो क्या है, पोइट नेम हो गया, पोइट्स नेम, समझ गए। और ये क्या है, पोइम्स नेम। तो पहले पोइम्स नेम लिख दो और इसके बाद में पोइम कविता का नाम लिख दिया और फिर पोइट्स नेम मतलब कवि का नाम। तो आप जब पोइम पढ़ते हो तो आपको पता होना चाहिए कवि का नाम क्या है और कविता का भी नाम क्या है। यहाँ तक सेम लिखना है। दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोइम द 7 एस। अब फ्रॉम द पोइम यहाँ तक, इसके बाद में कोई भी पोइम हो उसका स्टेंजा हो उसका नाम, फिर बाई कंपोज्ड आपको लगाना है। इसके बाद में विलियम शेक्सपियर की जगह अगर दूसरी पोइम में दूसरा कवि है तो दूसरे कवि का हम नाम है लिख देंगे। इसके बाद में देखिए कॉन्टेक्स्ट, मतलब इसमें क्या लिखना है, जो मेन बात है वो लिखनी है। तो मेन बात जो पहला स्टेंजा है उसको पढ़िए, इसकी जो मेन बात है, समझ गए। तो इसमें लिख सकते हो द पोइट, इस पेन से लिख देता हूं मैं आपको, लिखिए द पोइट डेस्क्राइब्स या मेंशंस, समझ गए, ये वर्ड लगाना है आपको। द पोइट डेस्क्राइब्स द 7 एज ऑफ मैन। द पोइट डेस्क्राइब्स द 7 एज ऑफ मैन इन दिस पोएम एंड ही है जो सी, ये का इसका ध्यान रखना। एंड ही टोल्ड अस अबाउट फर्स्ट स्टेज ऑफ ह्यूमन इन दिस स्टेंजा। ये है बात, मतलब मेन चीज लिखनी है आपको, मेन लाइन है उसको लिख दो आप। कवि क्या डिस्क्राइब करता है, क्या कवि वर्णन करता है द 7 एज ऑफ, इस कविता में तो 7 अवस्थाओं का वर्णन करता है, बट एंड लगा दो। एंड ही टोल्ड अस अबाउट फर्स्ट स्टेज, और हमें प्रथम अवस्था के बारे में बताता है इन दिस पोइम। स्टेज का मतलब भी इन दिस स्टेंजा, सॉरी इस स्टेंजा में तो हमें क्या बता रहे हैं, केवल पहली अवस्था बता रहे हैं, समझ गए। अब देखिए क्या कर, पहली अवस्था के बारे में बता रहा है कि व्यक्ति की जो प्रथम अवस्था होती है उसका वर्णन करता है, और पूरी कविता में 7 अवस्थाओं का वर्णन करता है। इसमें आप ये भी लिख सकते हो स्टार्टिंग में, दिस इज द ओपनिंग स्टेंजा, दिस इज द ओपनिंग स्टेंजा ऑफ दिस पोइम, मतलब इस कविता का ये शुरुआती स्टेंजा है। तो आप ये भी लगा सकते हो इसमें कॉन्टेक्स्ट में, लेकिन फिर बड़ा हो जाएगा। जो भी आपको जैसा उचित लगे इसमें से लाइन कम कर देना, ये समझ गए। लेकिन 2-3 लाइनों से ज़्यादा कॉन्टेक्स्ट नहीं होना चाहिए। इसके बाद में मैंने बताया था एक्सप्लेनेशन, इसके बाद में किसकी चर्चा करेंगे, एक्सप्लेनेशन। अब देखिए एक्सप्लेनेशन में क्या करते हैं मैं बता देता हूँ आपको। वैसे आपके सिलेबस में तो नहीं दे रखे, ये है भी नहीं रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन, ऐसी बात नहीं है। ये तो मैं बता रहा हूँ बाय द वे, आपको पता होना चाहिए। पोइम का है ये, तो पोइम से रिलेटेड शब्दावली से बता रहा हूँ, बाकी आपके सिलेबस में ये नहीं है। वैसे डायरेक्टली क्वेश्चन आंसर पूछेंगे स्टेंजा से, समझ गए। एक स्टेंजा से अभी मैंने बताया था कि मेटाफर वाली लाइन उठाओ, ऐसे क्वेश्चन पहले बताए थे, समझ गए। पैथेटिक लाइन कौन सी है इस स्टेंजा में, ऐसे क्वेश्चन ही पूछेगा। ये रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट नहीं है ये आपके, समझ गए। रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन। अब एक्सप्लेनेशन का मतलब व्याख्या, मतलब बात को बढ़ा करके, उसी बात को बढ़ा करके अपने शब्दों में लिखना है। जैसे मैंने आपको अर्थ बताया स्टेंजा का, समझ गए। तो उसमें द पोइट सेज दैट क्या कहता है कवि, ये सब लिखा जाता है। उसका जो मुख्य जो भावार्थ है व्याख्या में कर देते हैं, उसको बढ़ा करके लिख देते हैं, जो अर्थ होता है उसको।
अब देखिए बात करते हैं, उसी को क्या कर देते हैं, बढ़ा करके लिख देते हैं एक्सप्लेनेशन में, समझ गए। जैसे मैं करके बताता हूँ आपको एक्सप्लेनेशन एक। जैसे मान लीजिए पहला जो स्टेंजा है, कौन सा स्टेंजा है, पहला स्टेंजा है, उसी की एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं हम। एक्सप्लेनेशन में कैसे एक्सप्लेनेशन करते हैं, जैसे मान लीजिए पहले स्टेंजा की एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं, तो पहला स्टेंजा ले लो आप। तो पहले स्टेंजा में क्या लिख दोगे, द पोएट सेज दैट ऑल द वर्ल्ड इज ए स्टेज। समझ गए पूरा जो क्या है, द पोइट सेज दैट, फर्स्ट लाइन की व्याख्या इसी में आ गई, द पोइट सेज दैट ऑल द वर्ल्ड इज ए स्टेज, मतलब सारा संसार है, वर्ल्ड है, वो क्या है, एक मंच बता रहा है कवि, समझ गए। फिर देखिए दूसरी लाइन क्या है, एंड ऑल द पीपुल्स आर ओनली प्लेयर्स, बस इतना लिख दो। और सभी लोग केवल प्लेयर्स हैं, क्या हैं, प्लेयर्स हैं, सभी लोग मतलब भूमिका अदा करने वाले हैं, प्लेयर्स। तीसरी लाइन देखिए, दे entrances in the world and exits from it। अब ये इट वर्ल्ड के लिए आ रहा है, किसके लिए आ रहा है, वर्ल्ड के लिए, मतलब वे व्यक्ति जो भूमिका अदा करते हैं वो इस संसार में प्रवेश करते हैं और क्या करते हैं, प्रस्थान कर जाते हैं, मतलब जन्म लेते हैं और उनका मरण भी यहीं पर हो जाता है। जैसे बताया कवि ने, पहली अवस्था में इन्फेंट के रूप में और सातवीं अवस्था में क्या हो जाता है, व्यक्ति का अंतिम जो संस्कार कर दिया जाता है, मतलब उसकी डेथ हो जाती है। इस प्रकार से आगे देखिए, द पोएट सेज दैट, द पोएट सेज दैट, मतलब कवि कहता है कि, क्या कहता है, देखिए कौन सी लाइन है, चौथी लाइन में देखिए आप, एंड वन मैन हिज टाइम प्लेज मैनी पार्ट्स, दैट ए पर्सन, बात वही है लेकिन दूसरे शब्दों में लिख देते हैं व्याख्या में, ए पर्सन मतलब एक व्यक्ति है, इन हिज टाइम, ए पर्सन इन हिज टाइम, इन हिज टाइम प्लेज मैनी पार्ट्स, मैनी पार्ट्स मतलब एक व्यक्ति अपने जीवन में कई भूमिकाएं अदा करता है, बट हियर पोएट but here the poet divided, but here the poet divided the as the as in 7 as, the 7 as, but a person in his time plays many parts मतलब एक व्यक्ति है वो कई भूमिकाएं अदा करता है, बट हियर पोइट डिवाइडेड द एस, लेकिन कवि ने अवस्थाओं को 7 अवस्थाओं में यहाँ पर क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया है कि एक व्यक्ति की अवस्थाएं कितनी होती हैं, 7 अवस्थाएं। तो ये पहला जो आपका जो स्टेंजा है, फर्स्ट स्टेंजा है, समझ गए, उसकी एक्सप्लेनेशन हो गई। पहले मैंने बताया था रेफरेंस कैसे लिखते हैं, फिर
कॉन्टेक्स्ट में मेनली 2 बातें लिखी जाती हैं उसकी, और एक्सप्लेनेशन में मतलब भाषा को चेंज कर दिया जाता है, सिंपल भाषा में इसको बना करके लिख दिया जाता है। इस प्रकार से इसकी क्या करते हैं, व्याख्या करते हैं। तो ऐसे में लिखा जाता है ये सातों अवस्थाएं, मतलब जो 7 H हैं वो मैंने आपको बताई इस पोइम में। तो इनको आप पढ़ना आराम से, एक एक अवस्था को पढ़ना, आप अच्छी तरह से याद कर लेना, लर्न कर लेना इसको अच्छी तरह से, सातों अवस्थाओं को। अब जो अपना जो पार्ट 4 आएगा उसमें मैं आपको इस पोइम के जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो बताऊंगा और लिखाऊंगा, नोट कर लीजिए। ओके, थैंक्स।